Hi, my dear friends. I am Harkesh Kumar Balai, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Indore. Today, I will deliver the topic of national income, basic concept of national income, and measurement of national income. What is national income? National income is the money value of all final goods and services produced by a country during a period of 1 year. सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम मनी वैल्यू होती है उन सभी उन गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है, जो एक कंट्री में एक ईयर में प्रोड्यूस या प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें नेशनल इनकम कहते हैं। सिंपली भाषा में समझें तो ये है कि उन सभी गुड्स की जो फाइनल वैल्यू और सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है, एक साल में एक देश में जो प्रोड्यूस की जाती है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उन सभी को फाइनल वैल्यू को जोड़ दिया जाता है, उससे नेशनल इनकम कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे फाइनल वर्ड जोड़ा है गुड्स के आगे और सर्विसेज के आगे, दोनों का फाइनल वर्ड्स क्यों जोड़ा है? फाइनल का मतलब क्या है? यहाँ पे हम क्या है कि एक ही कॉमोडिटी की 3-4 स्टेप में जब उसको सेलिंग करते हैं तो 3-4 स्टेप काउंट कर लेते हैं हम, पर बल्कि उसकी फाइनल वैल्यू, फाइनल प्राइस होती है, वही उसकी फाइनल वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि आटा है, वो फर्स्ट सेलर है, उसने 18 रुपए किलो बेचा, फिर दूसरे के पास गया, प्रोड्यूसर ने 18 रुपए का बेचा, होलसेलर ने उसे 20 रुपए का बेच दिया, रिटेलर ने उसे 22 रुपए का, तो कंज्यूमर तक पहुंचने में कितना लग गया? 22 रुपए। तो फाइनल फिर कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लिया 22 रुपए के अंदर, तो फाइनल वैल्यू क्या हुई? 22 रुपए। तो उस 22 रुपए को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, न कि जो 18 रुपए से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यही गुड्स बार बार काउंट होने लग जाता है। 18 रुपए, फिर 18 के बाद में 20 रुपए, 20 रुपए के बाद में 22, तो 3 बार काउंट हो गया। अगर 3 बार इसको जोड़ेंगे नेशनल इनकम में तो हमारी नेशनल इनकम एक्यूरेट नहीं आएगी। इसीलिए इसको फाइनल वैल्यू होती है जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच गया, फाइनल जो हो गई उसका यूज जहां तक होता है वहां तक की जो फाइनल वैल्यू होती है, उस फाइनल वैल्यू को ही नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है, चाहे गुड्स की हो या सर्विसेज की हो। एक कंट्री की एक ईयर में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उनकी फाइनल वैल्यू को एग्रीगेशन या समेशन किया जाता है, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसको हम समझेंगे बाद में भी। ये बहुत बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट से नेशनल इनकम को समझते हैं। जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी है, नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजल पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। Gross domestic product is the money value of all final goods and services produced within domestic territory of the country during an accounting year। ये बता दिया मैंने अभी कि फाइनल वैल्यू को ही क्यों ऐड करते हैं। अब ये कोई भी एक मतलब डोमेस्टिक एरिया होता है या डोमेस्टिक बाउंड्री होती है, डोमेस्टिक या जोग्राफिकल बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर कंट्री में एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उनका समेशन कर देते हैं, उनकी फाइनल वैल्यू का समेशन कर देते हैं, वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक जोग्राफिकल बाउंड्री में या एक डोमेस्टिक जो कंट्री की बाउंड्री होती है, उसके अंदर एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उनका समेशन करते हो, नेशनल इनकम में आता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बाउंड्री की बात बोली है मैंने कि कोई भी एक कंट्री की बाउंड्री में, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी। मान लीजिए गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में गुड्स प्रोडक्शन हुए हैं कितने का? 2 लाख करोड़ का। 2 लाख करोड़ का इंडिया में गुड्स प्रोडक्शन हुए हैं। सर्विसेज प्रोवाइड की गई 1,60,000 करोड़ की, और फॉरेनर को सैलरी, फॉरेनर भी हमारे अगर कंट्री में काम करते हैं तो उनको 40,000 करोड़ उनको सैलरी दी। तो मैं यहाँ पे आपको जीडीपी को कैलकुलेट करना बता रहा हूँ कि हमारी जो गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं वो 2 लाख इन ईयर, एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए के गुड्स प्रोड्यूस किए हैं। 1,60,000
करोड़ के सर्विस प्रोवाइड की है, और जो फॉरेनर हमारे कंट्री में, क्योंकि मैंने एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात की है, तो हमारी एक कंट्री एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री में हमारे देश के लोग भी काम कर रहे हैं, फॉरेनर भी अगर आकर काम कर रहे हैं तो फॉरेनर भी उसी बाउंड्री के अंदर आएंगे, इसलिए उनकी सैलरी भी इंक्लूड करेंगे। तो उनको मान लीजिए जो काम कर रहे फॉरेनर हमारे देश में आकर के, तो उन्होंने 40,000 करोड़ मतलब उन्होंने अर्न किया, तो उनकी सैलरी भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब है कि हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, तो वो अर्निंग कर रहे हैं 30,000 करोड़। तो इसमें क्या क्या चीज जुड़ेंगी वो बताना चाह रहा हूं मैं। एक तो हमारे देश के अंदर जीडीपी निकाल रहे हैं हम, हमारे देश में जो गुड्स प्रोडक्शन किए गए उनकी फाइनल वैल्यू आई है 2 लाख करोड़, उसको जोड़ देंगे। सर्विसेज हमारे देश के लोगों के द्वारा दी गई है 1,60 करोड़, उसको जोड़ देंगे। और फॉरेनर हमारे यहाँ पे काम करें, क्योंकि मैंने एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री टर्म यूज किया कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री या एक देश के अंदर, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, एक ही देश के अंदर अपने ही देश के अंदर वो काम कर रहा है, तो हमारी जीडीपी के अंदर उसका जो अर्निंग की है वो भी हमारी जीडीपी में जुड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही अर्न किया है, इसलिए उसको भी हम इसके अंदर जोड़ देंगे। पर इसको नहीं जोड़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि हमारे देश के लोग विदेश में जाके काम कर रहे हैं, तो हमारी बाउंड्री के अंदर वो काम नहीं कर रहे, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जीडीपी में जो वो इनकम अर्न कर रहे हैं वो नहीं जुड़ेगा। वो जुड़ेगा दूसरे जिस कंट्री में वो कमा रहे हैं उस कंट्री की जीडीपी में वो जुड़ेगा, हमारी में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, हमारी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ये अर्निंग नहीं की जा रही है। जो हमारी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अर्निंग की जा रही है उनको ही हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। तो 2 लाख करोड़ है, ये गुड्स प्रोडक्शन किए गए हैं, ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है। 1,60,000 करोड़ के सर्विस प्रोवाइड की गई, ये हमारी कंट्री के अंदर। और 4,000 है, सॉरी 40,000 करोड़ है, ये हमारे कंट्री के अंदर ही फॉरेनर कमा रहे हैं, तो इसको भी जोड़ा जाएगा। तो क्या आ गया? 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ जो आया है इसको हमने ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर नहीं कमाया गया। जो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कमाया गया है या अर्न किया गया है या फाइनल वैल्यू आई है ज्योग्राफिकल बाउंड्री में गुड्स सर्विसेज की, उनको ही हम ऐड करते हैं, तो वो हमारी जीडीपी कहलाती है। सिंपली ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ देख ली इंदौर शहर है, अगर इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर शहर में कितने भी लोग, चाहे राजस्थान के हो चाहे महाराष्ट्र के हो, यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो यहाँ की जीडीपी में वो जुड़ जाएंगे। तो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर चाहे कहीं के लोग भी आकर के काम कर रहे हैं, तो उसके उसी एरिया की जीडीपी के अंदर उनकी जो अर्निंग है वो ऐड होगी, वो जीडीपी कहलाएगी। जीडीपी दो तरह से बताई गई है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। पहले हम पढ़ते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस किसे कहते हैं। Gross domestic product at market price is defined as the sum of the gross domestic product at factor cost plus indirect taxes and minus subsidies। मतलब इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है। अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट में जो करंट प्राइस चल रही है उसके आधार पर अगर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाएगा। उसका फॉर्मूला है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मान लीजिए एक एग्जांपल है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है 4 लाख और 5,000 करोड़ रुपए है, ये हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। इनडायरेक्ट टैक्सेज 10,000 करोड़ है और सब्सिडीज हमारे पास 5,000 करोड़ है। ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दी हुई है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये वैल्यू दी है, ये ऐसे के जो हमें एग्जांपल में दी हुई है, ये वैल्यू हम रख देंगे, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जितना दिया हुआ वो रख देंगे और सब्सिडीज माइनस कर देंगे, तो 4 लाख करोड़ हमारे जीडीपी एट मार्केट प्राइसेज आ गई। जो हमने अभी ये निकाला था 4 लाख करोड़ हमारी जीडीपी आई है, मतलब वो मार्केट प्राइसेज के आधार पर आई है हमारी जीडीपी। क्लियर?
तो ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा आपको, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेज। वैसे जीडीपी हम नॉर्मली कैलकुलेट करके बताई थी कि जीडीपी इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि अपने देश की बाउंड्री के अंदर जो सर्विस और गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उनको जोड़ देंगे, चाहे फॉरेनर यहाँ पे काम कर रहे हो या अपने देश के काम कर रहे हो, उनको सबको जोड़ देंगे, वो जीडीपी कहलाएगी। पर ये दो तरीके से बताई गई है कि जीडीपी कितने प्रकार के, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मान लीजिए इतनी दी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, सब्सिडी दी हुई है, इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारी 4 लाख करोड़ रुपए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब करंट में जीडीपी कितनी है हमारी वो पता लग जाएगी। फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। ये देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, उसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे, उसी फॉर्मूले में माइनस प्लस कर देंगे। इस फॉर्मूले में क्या था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट उधर चले जाएगा, उधर जाते ही क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सबको हम उधर लेके जा रहे हैं और इस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ऐसे कैसे हमने यही रख दिया, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। तो अभी हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने कैलकुलेट की थी कितनी, 4 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी दिए हुए हैं और सब्सिडीज भी दी हुई है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4 लाख करोड़ माइनस 10,000 करोड़ प्लस 5,000 करोड़, ये हम सब्सिडी जोड़ देंगे तो 3,95,000 करोड़ हमारे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आई। तो ध्यान रखना जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है मार्केट प्राइसेस, जो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस जो 4 लाख करोड़ आई है उससे हमेशा कम होगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है प्रीवियस प्राइसेस के आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो प्रीवियस में जो कांस्टेंट होती है उनमें चेंज नहीं हो सकता, बट मार्केट प्राइसेस होती है पहले वाली प्राइस से आज की प्राइस से हमेशा क्या होती है, लगभग ज्यादा ही होती है, इसलिए मार्केट प्राइसेस वाली जीडीपी ज्यादा ही आएगी और फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी क्या आएगी, उससे थोड़ी कम आएगी। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस ज्यादा होती है या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होती है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो करंट प्राइस चल रही है उसके आधार पर उसको कैलकुलेट किया जाता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट होती है बेस ईयर के आधार पर कैलकुलेट की जाती है, जो कि बहुत चेंज नहीं होती है, वो बढ़ती नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहती हैं, और जबकि मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाती है, इसलिए मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा ही होती है। फिर है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। Gross national product is defined as the sum of the gross domestic product and net factory income from abroad. In brief, GNP equal to GDP plus net factory income from abroad. Net factory income from abroad क्या होता है? मैंने बताया था कि जो फॉरेन में हमारे यहाँ के, हमारे इंडिया के लोग फॉरेन में जाके कमा रहे हैं, उनकी कमाई को हम बोलेंगे नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जीडीपी तो हमने कैलकुलेट, जीडीपी में हमने हमारे देश के लोग जो फॉरेन में कमा रहे थे उनको ऐड नहीं किया था, बट अगर उनको ऐड कर दिया जाता है तो वो कहलाएगी जीएनपी। क्या कहलाएगी? जीएनपी। जीडीपी तो हमने कैलकुलेट कर लिया था कि हमारे देश में जितने लोग कम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और जितनी सर्विस दे रहे हैं, और फॉरेन के लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं या यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको जो सर्विस देने के या प्रोडक्शन करने के जो पैसे मिले या उनको अर्निंग हुई उनको हम जोड़ रहे थे, बट हमारे देश के लोग विदेश में जाके काम कर रहे हैं तो उन्होंने जो सेवा दी उसके बदले में उन्होंने अर्निंग की, तो हमारे देश की जीडीपी में नहीं जोड़ रहे थे। अगर उसको हम जीडीपी में जोड़ देते हैं जो फॉरेन में जाके कमा रहे हैं, तो वो जीएनपी कहलाता है। सिंपली ध्यान रखना, जीडीपी में एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन से हमारे लोग कमाए उसको अगर जीडीपी में जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है जीएनपी। जैसे जीडीपी हमारी 4 लाख करोड़ है, एनएफआईए उधर दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, इधर देखिएगा ये क्वेश्चन में दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारे देश के लोग फॉरेन में कमा रहे हैं 30,000 करोड़, तो इसको हम 30,000 करोड़ को जीडीपी में जोड़ देते हैं। ठीक है, जीडीपी में जोड़ दिया तो ये क्या बन गई? जीएनपी।
तो जीएनपी भी हमेशा जीडीपी से ज्यादा ही होती है, कम कभी नहीं होती है जीएनपी। इस बात का ध्यान रखना। क्यों नहीं होती? क्योंकि जीडीपी में ही हम फॉरेन में जो हमारे लोग कमा रहे हैं उनको ऐड करते हैं, इसलिए जीएनपी हमेशा जीडीपी से ज्यादा होता है। फिर जीएनपी एट मार्केट प्राइसेज है। जीएनपी एट मार्केट प्राइसेज में क्या करेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइसेज में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो जीएनपी एट मार्केट प्राइसेज आ जाएगा। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइसेज हमने कैलकुलेट किया, पहले ये इतना आया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतना आया, इनको दोनों को जोड़ दिया तो जीएनपी एट मार्केट प्राइसेज होगी। फिर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होगी? जो हमारी जीएनपी एट मार्केट प्राइसेज आई है उनमें इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे, ये दी हुई है हमें वैल्यू ऑलरेडी। तो ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस से कम ही आया, ये भी देखिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि बेस ईयर के आधार पर कैलकुलेट हो रहा है ये, इसलिए ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस 4,30,000 करोड़ है, माइनस 10,000 इनडायरेक्ट टैक्सेज किया, सब्सिडी प्लस किया तो कितना है? 4,25,000 करोड़ रुपए है। तो ये 4,30,000 करोड़ से कम ही है, तो फैक्टर कॉस्ट फिर वापस कम आ रही है, मतलब ये फैक्ट हो गया, फैक्टर कॉस्ट कम ही आएगी। उसके बाद एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या करेंगे आप? सिंपली ध्यान रखना कि एनएनपी है, जीएनपी में से माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, वो एनएनपी हो जाता है। या दूसरा फॉर्मूला एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर ये एनडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो एनएनपी कहलाएगा। दोनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन आप लोगों को समझना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन होता है कि कोई भी इम्प्लीमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है, या हम उसको यूज करते हैं तब भी उनकी वैल्यू कम हो जाती है, और नहीं यूज करते हैं तब भी 1 साल 2 साल में उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जितनी वैल्यू कम होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे ट्रैक्टर लेके आया, अभी 10 लाख रुपए का लेके आए, 2 साल बाद में ट्रैक्टर की वैल्यू आपकी 6 लाख या 7 लाख के आसपास ही हो जाती है। उसको यूज कर रहे हैं तब भी वो वैल्यू कम हो गई, और नहीं करोगे तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो वैल्यू कम होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जीएनपी भी कैलकुलेट किया था, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनएनपी आ जाएगा। तो फिर एनएनपी में एक चीज आप ध्यान रखना, ये बताया हुआ है कि इफ द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव देन एनएनपी विल बी मोर देन एनडीपी। इस बात का पक्का ध्यान रखना कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये पॉजिटिव है, तो एनएनपी एनडीपी से ज्यादा ही होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। और अगर नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव है तो एनएनपी एनडीपी से कम होता है। और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 0 है तो क्या होगा? इक्वल रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, एनडीपी और एनएनपी दोनों इक्वल रहेंगे। तो 3 कंडीशन बताइए। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारे देश के लोग विदेश में जाके कमा रहे हैं और वो पॉजिटिवली कमा रहे हैं, थोड़ी अर्निंग हो रही है पॉजिटिव वे में, तो ये एनएनपी है, ये एनडीपी से ज्यादा ही होगा। अगर हमारे लोग जाके कमा नहीं रहे हैं कुछ भी, तो ये मतलब नेगेटिव कुछ भी नहीं है, हमारी जो अर्निंग है फॉरेन में वो नेगेटिव है, तो एनडीपी एनएनपी से ज्यादा हो जाएगा। और अर्निंग हमारी वहां पे 0 है तो एनडीपी एनएनपी इक्वल होगा। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनएनपी एट मार्केट प्राइसेज है ये। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइसेज का फॉर्मूला है जीएनपी मार्केट प्राइसेज माइनस डेप्रिसिएशन होता है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइसेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑलरेडी, उनमें से डेप्रिसिएशन हमारे को ये वैल्यू दी हुई है, ये माइनस किया तो ये आ गया एनएनपी एट मार्केट प्राइसेज। उसी प्रकार से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इस बात का पक्का ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा रियल नेशनल इनकम किसे कहते हैं, तो आप लोग ये बताएंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ये नेशनल इनकम है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं? हम रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीएनपी at market prices minus indirect taxes plus subsidy। जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस कैलकुलेट कर रखे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दी हुई है, इनको कैलकुलेट किया तो ये क्या आ गया? 435,000 करोड़ रुपए आ गए हैं। फिर उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, जो
एनडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। इधर ध्यान रखना एनएनपी है तो जीएनपी में से माइनस कर रहे हैं हम। एनएनपी है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस है तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। और इधर एनडीपी है तो जीडीपी में, डी डी ध्यान रखना, अगर इसका डी बीच में है तो इसका भी डी बीच में होना चाहिए, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकाल देना तो आपका क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा। आपके जीडीपी आप कैलकुलेट कर रखे हैं, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एट मार्केट प्राइसेस 4 लाख करोड़ थी, 10,000 करोड़ है, ये डेप्रिसिएशन दिया हो तो ये आ गया आपका 39,000,040, ये आपकी एनडीपी आ गई है। उसके बाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस जब भी कैलकुलेट किया आपने एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस, उनमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज ये फॉर्मूला कर दिए, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देते हैं, सब्सिडी जोड़ देते हैं तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट फिर से एनडीपी एट मार्केट प्राइस से कम, या 39 है या 38 ही है, तो ये कम है, ये पक्का फिक्स हो गया है कि फैक्टर कॉस्ट उससे कम होता है मार्केट प्राइस से। फिर पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला दिया हुआ है, नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेज माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर पेमेंट, इन सभी को माइनस प्लस करके निकालते हैं पर्सनल इनकम। जैसे आपकी नेशनल इनकम इतनी निकाली हमने, इनकम टैक्स इतना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट इतना, सोशल सिक्योरिटी इतने, प्लस में आपके ट्रांसफर पेमेंट जोड़ दिया, तो ये सभी जोड़ने पे इसमें से माइनस कर दिया है ये सारी चीजें, तो आपकी पर्सनल इनकम कहलाएगी। डिस्पोजल पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स माइनस कर देंगे तो डिस्पोजल पर्सनल इनकम कहलाएगी। जैसे यहाँ पे पर्सनल इनकम आपकी कितनी है, ये आई है, इसको इसमें से हम इनकम टैक्स निकाल दिया तो हमारा ये बच गया, ये डिस्पोजल इनकम है। पर कैपिटा इनकम होती है कि नेशनल इनकम में पॉपुलेशन का भाग दे देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम, जैसे नेशनल इनकम हमारी 435,000 आई थी, इसमें अगर हमारी पॉपुलेशन मान लीजिए 100 करोड़ है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके 4,350 रुपए प्रति व्यक्ति आ जाएगी, या पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। फिर है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, 4 मेथड है इसके, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। पहला है प्रोडक्ट मेथड, वी कैलकुलेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग a year, the money value of these goods and services calculated in market price, the sum total is called GDP at market price। GDP at market prices मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे निकालते हैं, GDP at market prices निकालते हैं, वही क्या कहलाता है, प्रोडक्ट मेथड कहलाता है। फिर इनकम मेथड में क्या है, जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, जो लेबर को सैलरी देते हैं या वेज देते हैं उसको जोड़ते हैं, जमीन से रेंट या कम रूम किराया देते हैं उनको जोड़ते हैं रेंट के रूप में, इंटरेस्ट जो आप कैपिटल किसी को दे रहे हो तो उसके बदले में इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड्स आता है, प्रॉफिट आते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज, डेप्रिसिएशन, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन सभी को जोड़ देते हैं तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर से क्या, ये कंजप्शन है, ये इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और ये एक्स माइनस एम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनको कंजप्शन को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, इनको सबको एक साथ जोड़ के, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट, और ये एम का मतलब इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके इसमें जोड़ दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। फिर वैल्यू एडेड मेथड, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन शुड बी कैलकुलेटेड टू अराइव एट जीएनपी। The difference between the value of output and input at each stage of production is called value added. By summing such value added for all industry in economy, GNP can be found। इसमें ध्यान रखना कि वैल्यू कितनी ऐड हुई है कोई प्रोडक्ट की, उसको वैल्यू को ऐड करके और इनकम हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दें, मैंने बताया था कि एक अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर
गेहूं बेचा, गेहूं आपका 15 रुपए किलो बेचा, फिर वो उसको प्रोसेसर को या बेचा तो प्रोसेसर ने उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया, फ्लोर में कन्वर्ट करके वो 18 रुपए में बेचा, तो 3 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ी। कितनी? पहले प्रोड्यूसर ने 15 रुपए से बेचा उसको प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने उसको कितने में बेचा? 18 में बेचा, तो 3 रुपए बढ़ गई है उसकी। और फिर वो होलसेलर को बेचा था, होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया आपको 20 रुपए में। सॉरी 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 सॉरी, जो सबसे पहले तो फार्मर ने बेचा उसको प्रोसेसर को 15 रुपए में बेचा, प्रोसेसर ने प्रोसेस करके आटे में कन्वर्ट किया, उसको आटे में कन्वर्ट करके और होलसेलर को 18 रुपए में बेचा, तो 3 रुपए वैल्यू बढ़ गई। होलसेलर ने रिटेलर को कितने रुपए में बेच दिया? वो 20 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई। और रिटेलर ने कंज्यूमर को लगभग मान लीजिए 22 रुपए में बेच दिया, तो 3 रुपए वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई। तो टोटल वैल्यू कितनी बढ़ी? उन वैल्यू को ही जोड़ रहे हैं हम। 3 रुपए तो प्रोसेसर ने वैल्यू बढ़ाई और 2 रुपए होलसेलर ने बढ़ाई, रिटेलर ने 2 रुपए बढ़ा दी, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 रुपए टोटल वैल्यू आपकी एक्स्ट्रा ऐड हुई है। तो उसके आधार पर हम नेशनल इनकम ऐड करते हैं कि टोटल कितनी वैल्यू ऐड हुई है, उसको ऐड करते हैं, उस आधार पर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वैल्यू एडेड मेथड। इसमें डबल काउंटिंग भी इसी में समझाई गई है कि डबल काउंटिंग को सोल्व करने के लिए ही ये वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले डबल काउंटिंग क्या होती है? डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सेम गुड्स मोर देन वंस। एक ही गुड्स की 2 या 2 से अधिक बार वैल्यू कैलकुलेट कर दी जाती है, उसे डबल काउंटिंग कहते हैं। इसको रोकने के लिए ही वैल्यू एडेड मेथड यूज किया जाता है। अब देखिए कैसे काउंटिंग हो रही है, डबल देखिएगा यहाँ पे कि ए सेलर है, बी सेलर को बेचा 1000 में, तो वैल्यू कितनी ऐड हुई? 1000 ही वैल्यू हुई उसकी। फिर बी सेलर ने सी को बेचा 1500 रुपए में, तो 500 रुपए ही वैल्यू एड हुई, पर हम ये 1000 रुपए इसके फिर से वापस काउंट कर लिए। यहाँ 1000 रुपए में इसने बेच दी, इसने 1500 में बेची, तो 1000 रुपए फिर से दोबारा काउंट हो रहा है, इसलिए वैल्यू सिर्फ 500 बढ़ी है, पर 1000 रुपए वो वापस से कैलकुलेट होने लग गया है, इसलिए डबल काउंटिंग में आ गया है। सी डी को बेचा 2200 रुपए में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ी है, 700 रुपए बढ़ी है, पर फिर से 1000 रुपए क्या हो गया? काउंट हो गया है दोबारा से। और फिर डी ने कंज्यूमर को बेचा 3500 में, जबकि इसकी इनपुट के ये टोटल वैल्यू बढ़ी है इसकी कितनी? 1300, और पर इसमें क्या है कि हमारा फिर से ये काउंटिंग होने लग गया। तो एक्चुअल में फाइनल वैल्यू होनी चाहिए 3500, बट इनको सभी को जोड़ दें हम सभी वैल्यू को, वो फाइनल वैल्यू हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमारी नेशनल इनकम सही से नहीं आती। हमें जो फाइनल डी सेलर ने बेचा कंज्यूमर को, ये वैल्यू हमें नेशनल इनकम में ऐड करनी है। अगर इनको सभी को बार बार जोड़ा, 1000 फिर 1500 2500 2500 और 2200, 2200 के बाद 3500, ऐसे होके ये 8000 8500 रुपए हो जाता है। तो 8000 से ऊपर इसकी प्राइस हम जोड़ देते हैं नेशनल इनकम में, जबकि ये एक्चुअल में तो 3500 रुपए ही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ही क्या करते हैं हम? वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं। नेशनल इनकम डबल काउंटिंग इनकम को अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू को जोड़ के देखो, 1000 रुपए वैल्यू बढ़ी, फिर यहाँ 500 बढ़ी, 700 बढ़ी, 1300 बढ़ी, तो वैल्यू को यूज किया आपने, तो क्या हुआ? 3500 रुपए आया, तो ये आपकी 3500 रुपए ही नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। या फिर फाइनल वैल्यू को ऐड करो, इन सभी को जोड़ के नहीं ऐड करना आपको नेशनल इनकम में, या तो इसकी फाइनल वैल्यू को ऐड करो, इसकी फाइनल वैल्यू आएगी वो वैल्यू एडेड मेथड के इक्वल, जो इक्वल इनका समेशन के इक्वल आएगी। ये भी 3500, ये भी 3500, बट हम गलती ये करते हैं कि इन सभी को जोड़ देते हैं और नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, जिसके कारण हमारी नेशनल इनकम में एरर आ जाता है। उस एरर को डबल काउंटिंग इनकम बोलते हैं। फिर वह प्रॉब्लम इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, क्या क्या प्रॉब्लम आती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में? सबसे पहले इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटी नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो भी हमें इनकम अर्न कर रहे हैं इलीगल एक्टिविटी से, उनको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। अगर उनको ऐड कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है नेशनल इनकम एस्टिमेट करने में। सर्विसेज रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज, जो फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती है उनको भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं।
और ट्रांसफर पेमेंट जो मतलब पेंशन के रूप में या स्कॉलरशिप के रूप में जो पेमेंट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के रूप में, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप या फेलोशिप दी जा रही है और वृद्ध या विधवा को पेंशन दी जा रही है, उसको इसमें ऐड नहीं किया जाता। अगर उसको ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम क्या आती है? इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम लेजर फॉरगॉन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन नॉट इनकम। जो प्रीवियस ईयर के जो भी प्रोडक्शन हो उसको इसमें ऐड नहीं करते हैं। ड्यू टू इलिटरेसी मोस्ट प्रोड्यूसर डू नॉट कीप रेगुलर अकाउंट पूरा नहीं, अनपढ़ होने के कारण अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाते लोग, उसके कारण सही से एस्टिमेशन नहीं हो पाता। अनदर डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, लेक ऑफ एडिक्वेट स्टेटिकल डाटा। डाटा सही से हम क्या, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है वो डाटा सही से मैनेज नहीं कर पाती है, डाटा रख नहीं पाती है कि कितना गुड्स बेचा, कितनी प्राइस पे बेचा, ये मैनेज नहीं कर पाती है, जिसके कारण नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं हो पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम, कि किस किस तरीके से फ्लो होता है इनकम का, वो सबसे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ये नेशनल इनकम में आता है, एग्जाम में भी बहुत बार आता है, तो इसको समझिए ध्यान से कि दो इसमें चार सेक्टर दिए, एक तो हाउस होल्ड दिया है, एक गवर्नमेंट दी हुई है, एक फर्म दिया है और एक फॉरेन दिया। चार सेक्टर में इकोनॉमी कैसे, ये इनकम कैसे सर्कुलेट होती है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हाउस होल्ड क्या देता है? फैक्टर इनपुट देता है, मतलब जैसे लेबर वगैरह होती है घर में तो वो काम करती है, किस कंपनी को देती है, कंपनी वाले उस लेबर को यूज करते हैं। फैक्टर इनकम मतलब मान लीजिए हाउस होल्ड के पास फैक्टर इनपुट क्या होगा? लेबर ही होगी। वो लेबर हाउस होल्ड कंपनी को देंगे, कंपनी उस लेबर का यूज करेगी, यूज करके गुड्स बनाएगी, गुड्स वापस से हाउस होल्ड वाले को देंगे। तो ये एक सर्कुलेशन बन गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो कंपनी है, अब इन्होंने काम किया, फैक्टर इनकम, लेबर ने काम किया, लेबर को काम के बदले में कंपनी पेमेंट करती है, वेज देती है, फैक्टर पेमेंट देती है, और वो फैक्टर पेमेंट घर में जाता है। वो फैक्टर पेमेंट जो घर में आता है उसका हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स खरीद के मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे वापस इस कंपनी को हम दे देते हैं। तो हमारी इनकम है वो सर्कुलेट हो रही है, पहले हमने इनपुट इसको दिया, इनपुट का इसने यूज करके गुड्स बनाया, गुड्स हमें वापस दे दिया। अब जो हमने काम किया था उस काम के बदले में इन्होंने हमें इनकम दी, सैलरी दी, सैलरी घर में आई, घर में आई तो घर को चलाने के लिए गुड्स खरीदा, एक्सपेंडिचर किया तो पैसे वापस क्या कहाँ चले गए? फर्म के पास ही चले गए, क्योंकि इन्हीं के गुड्स हम परचेज करें। तो दो सेक्टर ये समझ में आ गए होंगे आपको इनकम का कैसे सर्कुलेट हो रहा। उसके बाद देखिएगा कि इन्होंने जो ये फैक्ट्री इनकम कमाई है, इनकम अर्न किया, इनकम टैक्स दिया है, इन्होंने इनकम अर्न की तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये टैक्स दिया, इधर भी इन्होंने गुड्स वगैरह बनाए हैं तो अर्निंग हुई है इनकी, तो इनको भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर गवर्नमेंट ये टैक्स लेती है, तो इसके बदले में जो सरकारी नौकरी में काम कर रहे घर के लोग कोई भी, तो उनको वापस वो सैलरी के रूप में दे देती है, और इनको वापस से गवर्नमेंट कोई चीज को परचेज करने के लिए इनको चाहिए उस लोन के रूप में, किसी भी रूप में गवर्नमेंट वापस से इनकम दे देती है। तो इस तरह से उस इनकम का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। इधर देखिए ये तीनों को समझा दिया, अब यहाँ फॉरेन वाला बचा हुआ। फॉरेन क्या करता है? यहाँ से फॉरेन वाले एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स हाउस होल्ड को, और फर्म को भी एक्सपोर्ट कर देते हैं फॉरेन वाले। और हाउस होल्ड फॉरेन वाले से क्या करते हैं? इंपोर्ट भी करते हैं, और इधर ये फॉरेन वाले से ये भी इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये सॉरी फर्म है, ये एक्सपोर्ट भी करती है फॉरेन से और इंपोर्ट भी करती है। वैसे ही हाउस होल्ड एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरह ये चारों सेक्टर में इनकम का क्या होता है? सर्कुलेशन होता रहता है। हमारी जो नेशनल इनकम जितनी भी होती है, जीडीपी, जीएनपी सभी है, वो इस सेक्टर के अंदर हमारी सर्कुलेट होती रहती है। इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम भी बोलते हैं, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में आएगा तो इनको आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि कैसे कैसे कौन सी चीज किस पे डिपेंड हो रही है, कैसे कहाँ से ये जा रही है, तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।